नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरें होंगी आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। इसके अलावा नजर डालेंगे कोलकाता रेप और मर्डर मामले पर, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आज भी कोलकाता के जूनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं रखेंगे ठप। इसके साथ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से होंगी, जिसमें आज कमला हैरिस और ट्रंप होंगे दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की बड़ी हेडलाइंस के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ड्यूटी पर शामिल होने की समय सीमा के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल में विरोध जारी रखने का लिया संकल्प। प्रदर्शनकारी डॉक्टर कोलकाता में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय तक निकालेंगे रैली। कल सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने का दिया था आदेश। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 21 भाजपा नेता आज भरेंगे अपना नामांकन। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची, चुनावी मैदान में उतारे 19 उम्मीदवार। बहराइच के महासी इलाके में 5वां भेड़िया पकड़ा गया। 6 में से 5 आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने लिया अपनी गिरफ्त में। छठे की तलाश जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच होगी चर्चा। और अमेरिका में आज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 90 मिनट की लाइव बहस में इकोनॉमी, इमिग्रेशन और अबॉर्शन लॉ जैसे मुद्दे छाए रहने की उम्मीद। न्यूज़ एट 10 में अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद कोलकाता रेप मर्डर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आज काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग रखी है। इस मांग के साथ ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज दोपहर सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली को निकालेंगे। इस सिलसिले में एक डॉक्टरों की एक बैठक भी हुई है। बैठक के बाद एक प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और मृतका को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे सभी अपना आंदोलन अब जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर पिछले करीब 1 महीने से काम पर नहीं लौटे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अब जनादेश में बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 21 नेता भाजपा की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री सैनी जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पूर्व नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे और लाडवा विधानसभा उनके इसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौंद के लिए रवाना होंगे, जहां वे कैप्टन अभिमन्यु के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। भाजपा के 19 और प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में भाजपा के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। इनमें सडोरा से बलवंत सिंह, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, थानेसर से सुभाष सुधा, गुहला से कुलवंत बाजीगर, इंद्री से रामकुमार कश्यप, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, खरखौदा से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान, रानिया से शशिपाल कंबोज, उकलाना से अनूप धानक, हांसी से विनोद भयाना, हिसार से कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहार, बाढ़ से उमेद पटवास, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ,
बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा और पृथला से टेकचंद शर्मा शामिल हैं। बात अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद वे फिर अपने विधानसभा चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए तैयार है। DPAP प्रमुख 12 सितंबर से दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को सूचित किया था कि वे स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उम्मीदवारों से आग्रह किया था कि वे उनके बिना चुनाव प्रचार जारी रखने के बारे में स्वयं निर्णय लें। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को बिलावर, चौधरी लाल सिंह को बासहोली, रमन भल्ला को SS पुरा जम्मू दक्षिण, योगेश साहनी को जम्मू पूर्व, यशपाल कुंडल को रामगढ़ और मूला राम को भाड़ सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक हाजी अब्दुल रशीद डार को सोपोर और ठाकुर बलबीर सिंह को जसरोटा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 2 मौजूदा जिला विकास पार्षदों को भी पार्टी ने चुनाव में उतारा है। पार्टी ने छंब, अखनूर और सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्रों से अभी तक किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं जम्मू उत्तरी, उधमपुर पूर्वी, विजयपुर और कठुआ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जबकि चेनानी सीट से नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी खबरें। आइए अब कुछ अन्य खबरों का भी और रुख कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बात होगी उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां आज वन विभाग ने 5वें भेड़ियों को पकड़ने में सफलता पाली है। कहा जा रहा है कि अभी भी एक भेड़िया आजाद घूम रहा है, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। इससे पहले 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। आज सुबह जिस भेड़ियों को पकड़ा गया है उस भेड़िए की लोकेशन महसी इलाके के सिसैया चूड़ामणि गांव में कल देखा गया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन से ट्रेस करने के बाद 5वें भेड़िए को पकड़ लिया। वन विभाग ने 6 भेड़ियों को चिन्हित किया है, जिनमें से 5वां भेड़िया आज सिसोली चूड़ामणि गांव में वन विभाग के जाल में कैद हो गया। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 10 दिन से इस भेड़िए के पीछे पीछे लगे हुए थे। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। जुलाई से ही बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। भेड़ियों के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। अब बचे एक भेड़िए की तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारी ये टीम है, इसको कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि इस वुल्फ ने नथवापुर गांव में एक बकरी को उठाया था, और उसके बाद इसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते गए, और फिर कल रात में हम लोग ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन ले ली थी। और चूंकि लेट नाइट हो गया था, इसलिए फिर रात को हम ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने ऑपरेशन किया। वो हमारे जो DFO हैं, DFO बहराइच अजीत और उनकी टीम, उनके द्वारा इस ऑपरेशन को किया गया। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक 17 साल की लड़की का एक कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई वर्षों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू कार्य करती थी। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला
मालिकाना की है। आपको बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग बदोही विधानसभा सीट से विधायक हैं। एसपी बदोही मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सदर विधायक के यहां मृतका पिछले 7 सालों से रहकर घर के सारे काम करती थी। इसके साथ ही प्रशासनिक टीम द्वारा स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और विभिन्न बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बूथ अध्यक्ष विजय कृष्ण भुइयां की हत्या के मामले में एनआईए ने कल देर रात कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम रात करीब 2 बजे मोयना पहुंची, जहां गोरा महल और मोयना पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास के इलाकों में कई जगहों पर तलाशी ली गई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विजय कृष्ण भुइयां का मई 2023 में अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सीमा और कॉम्पनसेशन सेश में 2 जीओएम बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इन फैसलों पर यह खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती है। परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि देश में रिसर्च पर किए जाने वाले सरकारी और निजी किसी भी तरह के खर्च को जीएसटी के भार से मुक्त रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिसर्च को जीएसटी से मुक्त रखने का सुझाव दिया, जिससे जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। Funds given for research to universities and research centers which have been established by a law of the central government, to universities and research centers established by a law of the state governments, or those institutions which, as a third category, those institutions which have obtained income tax exemption can receive research funds both from public, which is government, and from private, and they shall not pay GST. They are exempted from paying the GST. काउंसिल की बैठक में जो अहम फैसले लिए गए उनमें कैंसर की 3 दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नमकीन की कुछ श्रेणियों पर भी जीएसटी 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। पर्यटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब 5% का जीएसटी लगेगा और चार्टर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 18% का जीएसटी लगता रहेगा। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कार और मोटरसाइकिल सीट कवर्स पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर के 28% कर दिया है। You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी के फैसले पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के एक नए समूह का गठन किया गया है। जीएसटी दरों में बदलाव के लिए बनी मंत्रियों के समूह की अंतिम सिफारिशें अक्टूबर तक परिषद को सौंप दी जाएंगी। नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। जीएसटी व्यवस्था में कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर भी नए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो इसके भविष्य पर अपनी सिफारिशें परिषद को सौंपेगा। New GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. We have told them that they will look into this matter
and come with a report by end of October, just 1.5 months' time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी व्यवस्था के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। सिर्फ 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाले राजस्व में 412% की बढ़ोतरी के साथ 6,909 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही कैसीनो बिजनेस पर जीएसटी राजस्व में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए सरकार जल्दी ही नया इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही बिजनेस टू कंज्यूमर ई इनवॉइसिंग की सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। इससे ग्राहकों को जीएसटी क्रेडिट लेने में मदद मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की कोशिश देश को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए सरकार लगातार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार की नीतियों का नतीजा है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। देखिए डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। सेमीकंडक्टर के बिना मौजूदा दौर में तकनीकी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सेमीकंडक्टर की बेहद अहम भूमिका है। इसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए सरकार लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बने। इसके लिए सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन देश में स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। ISM का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में ISM योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। India is embarking on a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants known as fabs as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem all the way from design, fabrication, testing and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए L&T सेमीकंडक्टर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर संजय गुप्ता ने कहा कि 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $100 बिलियन से अधिक होगा। The semiconductor industry in India plays a pivotal role for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. As we build local capabilities in this critical technology, we are not only reducing our dependence on imports, but also contributing to India's GDP in a big way. By 2030, as per estimates, industry in India with respect to semiconductors will cross $100 billion as an opportunity. And we have to capture this opportunity. And this will be vital for making India a self-reliant and developed nation in times to come. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी जा चुकी है। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अदानी ग्रुप और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की ओर से महाराष्ट्र के पनवेल में 83,947 करोड़ रुपए के निवेश से प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 40,000 वेफर्स प्रति माह होगी। अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन की ओर से गुजरात के साणंद में करीब 23,000 करोड़ रुपए के निवेश से आउटसोर्सिंग असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाई जा रही है। इसमें बनी चिप की आपूर्ति घरेलू और वैश्विक बाजार में भी की जाएगी। टाटा ग्रुप और ताइवानी कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 50,000 वेफर्स प्रति माह होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से असम के मोरीगांव में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। इस प्लांट में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
भारत की सीजी पावर की ओर से जापान के रेनेसार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक OS80 प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट में करीब 1.5 करोड़ चिप प्रतिदिन बनाई जाएगी। कायन सेमिकॉन की ओर से गुजरात के साणंद में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश से OS80 प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट में करीब 63 लाख चिप प्रतिदिन बनाई जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर खत्म होगी। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होगा, बल्कि अन्य देशों को भी सेमीकंडक्टर का निर्यात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर गणेश उत्सव से जुड़ी हुई। पूरे भारत में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव आते ही मुंबई के लाल बाग के राजा की चर्चा शुरू हो जाती है। मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन और प्रार्थना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लंबी कतारों में भक्त लाल बाग के राजा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो इस समय पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव में लोग लगातार महाराष्ट्र के लाल बाग के राजा का दर्शन करने आते हैं। श्रद्धा भाव के साथ श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और भारी भीड़ देखी जाती है इन दिनों में, जहां लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए भारी लोगों का तांता लगता है। बढ़ते आगे, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आज नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू मुक्ति क्लिनिक TCC शुरू करेगा। इसका उद्देश्य भारत में तंबाकू के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। TCC क्लिनिक राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र NDDTC और एम्स के पल्मोनरी सहित दूसरे विभाग के प्रयास से शुरू किया जा रहा है। एम्स दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर S श्रीनिवास ने एक बयान में कहा कि एम्स की तंबाकू मुक्त पहल के तहत TCC एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह क्लिनिक तंबाकू की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में यह दावा किया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से हर वर्ष हजारों बच्चों का जीवन बच जाता है, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 2020 तक भारत देश को पूरी तरह से शौच मुक्त करने का लक्ष्य था। BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम कुमार जायसवाल ने कहा कि गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से जल जनित और मच्छर जनित बीमारियां जैसे इंसेफेलाइटिस और अन्य बीमारियों में काफ़ी कमी आई है, जिससे मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसी तर्ज पे उतने ही सख्ती के साथ अपना ये स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत हैंड पंप्स इंडिया और शौचालय गांव-गांव में किया गया और भी अंतर विभागीय समन्वय करके इस स्वच्छता गांव-गांव में स्वच्छता किया गया, स्वच्छ पानी दिया गया, शौचालय बनवाए गए, जिसके कारण से जो वाटर बोर्न डिजीजेस थी, जैसे कि इंसेफेलाइटिस थी, जापानी इंसेफेलाइटिस थी, जो यहाँ BRD में पूरे पूर्वांचल से, नेपाल से, बिहार से ये मरीज़ आते थे। यहाँ मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा होती थी। पूरी यहाँ एक तरीके से एपिडेमिक रहती थी, हर साल की तरह होती थी। लेकिन आज के डेट में जो 2024 चल रहा है, इन सभी स्वच्छता अभियान का ही असर दिखता है। बढ़ते आगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे।
इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। विदेश मंत्री की बर्लिन यात्रा अगले महीने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की प्रस्तावित भारत यात्रा का आधार तैयार करेगी। जर्मनी भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों में से एक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुख्य स्रोत है। 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉक्टर एस जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा जाएंगे। इस दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच घनिष्ठ भागीदारी की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज से रूस की यात्रा पर रहेंगे। अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच चर्चा होगी। गौरतलब है कि ये समिट उस समय की जा रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। 12 सितंबर तक अपनी यात्रा के दौरान अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत के दौरान क्षेत्र में शांति लाने की तरीकों पर चर्चा करने की संभावना है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश हो गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल नई दिल्ली में नेपाल की ओर से इसके अनुमोदन संबंधी दस्तावेज दिए गए हैं। नेपाली दूतावास के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह की एक बैठक के दौरान इस सिलसिले में दस्तावेज का आदान प्रदान किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगला कार्यक्रम आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री गोविंद वल्लभ पंत पर, और इस विशेष पेशकश को आप देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।